इस कहानी की शुरुआत में हमें जापान के ही एक शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ही महीनों पहले से अचानक ही किसी अनजान कारण की वजह से बहुत सारे जानवर मरने लगे हैं। और इसी बात का पता लगाने के लिए उस शहर की एक अमीर औरत जिनका नाम यात्सुमी होता है, वो टोक्यो शहर से एक डिटेक्टिव को इस केस की छानबीन करने के लिए बुलाती हैं। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि स्कूल से घर आ रहे होते हैं। और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा योटारो कुसाका होता है, जो कि यात्सुमी कुसाका का बेटा है। और इस समय वो अपने दोस्तों को ये बता रहा है कि उसकी मदर ने एक बहुत बड़े डिटेक्टिव को गायब हो रहे जानवरों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है, और वो भी उस डिटेक्टिव के साथ मिलकर उन जानवरों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। और इन सारी चीज़ों को करने में उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है, और इसीलिए वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल डिटेक्टिव बनना चाहता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करते करते वो अपने घर पहुंच जाता है। और उसके घर पे हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि घर पर ही बने हुए एक फार्म के अंदर काम कर रहा होता है। और इस लड़के का नाम कबाने होता है, जिसे बचपन में उसके परिवार वालों ने ही रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। और मिस यात्सुमी ने उसे अपने घर का काम करवाने के लिए उसे रोड से उठा लिया था। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि टोक्यो शहर से मिस यात्सुमी के घर आ रहा होता है। लेकिन जब उनके घर आ रहा होता है तभी रास्ते में उसकी कार पंक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोड पर रुक के ही मिस यात्सुमी का इंतज़ार करने लगता है। आगे फिर थोड़ी देर बाद मिस यात्सुमी उसे पिक करने के लिए आती हैं, और उस डिटेक्टिव से मिलने के बाद में मिस यात्सुमी उसे केस समझाने लगती हैं। वो उसे केस समझाते हुए ये बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों से अचानक ही उनके शहर के बहुत सारे जानवर पता नहीं क्यों गायब होते जा रहे हैं, और पता नहीं कोई आदमी या फिर कोई जानवर उन सभी जानवरों का शिकार कर रहा है। और इससे पहले कि वो जानवर इंसानों का शिकार करे, बेहतर यही होगा कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इस प्रॉब्लम को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। और इस केस को समझाने के बाद में वो उस डिटेक्टिव से एक रिक्वेस्ट करती हैं, और वो रिक्वेस्ट ये होती है कि जब वो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो तब वो अपने काम को बड़ी ही शांति के साथ अंजाम दे, क्योंकि अगर किसी को भी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल गया तो मिस यात्सुमी की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। आगे फिर मिस यात्सुमी की इस बात को सुन करके वो डिटेक्टिव उनसे ये वादा करता है कि वो इस केस को शांति से निपटाने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि उसके किसी एक्शन से मिस यात्सुमी की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें मिस यात्सुमी के ही घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो डिटेक्टिव और मिस यात्सुमी दोनों घर पे पहुँच चुके हैं। और मिस यात्सुमी के घर पर पहुँचने के बाद में उस डिटेक्टिव की नज़र कबाने पे पड़ती है, और उसे फार्म में काम करता हुआ देख के वो डिटेक्टिव उसे हाय बोलता है। हालांकि उस डिटेक्टिव के इस बिहेवियर पे कबाने उसे बड़ी ही इज्जत के साथ में जापानीज स्टाइल में ग्रीट करता है। और कबाने को ऐसा करता हुआ देख के उस डिटेक्टिव को कबाने का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। आगे फिर सीन एक और बार चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वो डिटेक्टिव इस समय नहा रहा है। और जब वो डिटेक्टिव नहा रहा होता है तभी वहाँ पे मिस यात्सुमी का बेटा, जिसका नाम योटारो होता है, उस डिटेक्टिव की पीठ साफ करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। और जब वो उस डिटेक्टिव की पीठ साफ कर रहा होता है तभी वो डिटेक्टिव उससे काबेने के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगता है। और उसके इस सवाल पे योटारो उसे ये बताता है कि उस लड़के का नाम काबेने है, जिसे युकाई के नाम से भी जाना जाता है, और बचपन से वो उन्हीं लोगों के साथ में रह रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि बचपन में ही उसके परिवार वालों ने उसे रोड के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद योटारो की मदर ने ये फैसला किया था कि वो उसे अपने साथ ही पालेंगी। और इसी फैसले के साथ में वो उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी, और तब से वो उन्हीं लोगों के साथ में रह रहा है और उन्हीं के घर में काम कर रहा है। हालांकि वो दिन भर अकेला रहता है और उससे कोई बातचीत भी नहीं करता। इसके पीछे का कारण ये है कि उसके शरीर से एक अजीब तरह की बदबू आती है, जिसकी वजह से लोग ना तो उसके पास जाते हैं और ना ही उससे बात करते हैं। और काम आने के बारे में इन सारी बातों को जानने के बाद में वो डिटेक्टिव अपने डिटेक्टिव ब्रेन से थोड़ी देर सोचता है, जिसके बाद नहाने के बाद में वो मिस यात्सुमी से मिलने जाता है। और मिस यात्सुमी से मिलकर वो उन्हें ये बताता है कि अब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी मदद योटारो नहीं बल्कि कबाने करेगा। और इसीलिए अब वो ये चाहता है कि जो कुछ भी काम उसके लिए योटारो करने वाला था, अब से वो सारे काम कबाने करे। आगे फिर मिस यात्सुमी उस डिटेक्टिव की बात मान करके अगले दिन उस डिटेक्टिव का खाना योटारो नहीं बल्कि कबाने के हाथ से भिजवाती हैं। और जब कबाने उस डिटेक्टिव का ब्रेकफास्ट लेके उसके पास जाता है तब वो डिटेक्टिव कबाने को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में
वो कमाने से जानवरों से रिलेटेड ही कुछ सवाल पूछता है और उनके इन सवालों को सुनने के बाद में कमाने उसे ये बताता है कि शहर में जानवर बस 2 महीने पहले से ही गायब होने शुरू हुए हैं और सबसे ज्यादा जानवर सिर्फ और सिर्फ फुल मून नाइट को ही गायब होते हैं। या तो फुल मून नाइट की रात को कोई जानवर गायब हो जाता है या तो अगली सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है और ये चीज पिछले 2 महीनों से लगातार हो रही है। और उसके इन सारी बातों को सुनने के बाद में वो डिटेक्टिव जिनका नाम इनुगामी होता है उससे ये सवाल करने लगते हैं कि आखिर उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। और उनके इस सवाल पे कमाने उन्हें ये बताता है कि असल में उन सभी जानवरों की डेड बॉडी फेंकने की जिम्मेदारी कमाने को ही दी गई थी और उसने जितनी भी डेड बॉडीज को फेंका था वो डेड बॉडीज उसे फुल मून नाइट की अगली सुबह को मिली थी। और कमाने के इस रिप्लाई को सुन करके इन्वेस्टिगेटर इनुगामी थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं और काफ़ी देर तक सोचने के बाद में वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल करके ये चेक करने लगते हैं कि अगली फुल मून नाइट है कब। जिसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि अगली फुल मून नाइट बस 5 दिन बाद है। जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो फुल मून नाइट आने तक का इंतज़ार करेंगे और जब फुल मून नाइट आ जाएगी तो वो अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। आसान भाषा में कहूँ तो आज से ठीक 5 दिनों तक वो सिर्फ और सिर्फ मस्ती करेंगे और जब फुल मून नाइट आ जाएगी तब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे। जिसके बाद अगले 5 दिनों तक डिटेक्टिव इनुगामी कामिनी को उसके कामों को पूरा करने में उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन जब वो उसकी मदद कर रहे होते हैं तभी उनकी नज़र कामिनी के गले में पड़े हुए एक लॉकेट पे पड़ती है और उस लॉकेट को देख करके वो कामिनी से उस लॉकेट के बारे में पूछने लगते हैं। और उनके इस सवाल पे कामिनी उन्हें ये बताता है कि उसे इस लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बस इतना जानता है कि ये उसके परिवार की आखिरी निशानी है जो कि उसके पास बची हुई है और ये लॉकेट शायद उसकी मदर ने उसे रोड पे छोड़ने से पहले उसे दिया था। और कामानी की इन बातों को सुन करके डिटेक्टिव इनुगामी उस लॉकेट को देखने के लिए मांगते हैं। जिसके बाद उस लॉकेट को काफ़ी देर तक एनालाइज करने के बाद में वो कामानी को ये बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं है। इस लॉकेट में जो पत्थर लगा हुआ है उसे असल में लाइफ स्टोन कहा जाता है जो कि इस दुनिया के उन पत्थरों में से एक है जिसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और इन पत्थरों के अंदर एक स्पेशल तरह की खूबी होती है। हालांकि उस खूबी के बारे में इस दुनिया में बस गिने चुने ही लोग जानते हैं। लेकिन इस पत्थर को देख के एक बात तो कंफर्म हो जाती है, वो ये है कि कामानी के परिवार वालों ने इसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था। हो सकता है उनकी जान के ऊपर कोई ऐसा खतरा आ गया हो जिसकी वजह से उन्हें कामानी की जान बचाने के लिए उसे रोड पे छोड़ना पड़ गया हो। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें मून नाइट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कामानी इनुगामी के साथ में उन जानवरों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा पाता वहाँ पर यटारो आ जाता है जो कि कामानी को अपनी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करता हुआ देख करके उससे जलने लगता है। जिसके बाद वो उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगता है और हमला करते करते वो कामानी के गले में मौजूद लॉकेट को तोड़ देता है। और उस लॉकेट के टूटते ही कामानी धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और कामानी को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख करके यटारो डर जाता है। जिसके बाद वो बिना जरा सा भी समय बर्बाद किए अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से मॉन्स्टर बनने से पहले ही काम ने उस लॉकेट को दोबारा से उठा लेता है और उस लॉकेट को दोबारा से उठाते ही वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कामानी एक जगह पर अपना सर लटकाए हुए बैठा हुआ है और सर लटकाने के साथ साथ वो काफ़ी निराश भी है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उसे इस समय ये लग रहा है कि अब तक इस गांव में जितने भी जानवर मरे हैं उनको उसी ने मारा है। और इसी बात को सोच सोच के वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव इनुगामी आ जाते हैं जो कि कामानी की इस हालत को देख करके ये समझ जाते हैं कि कामानी को अपनी असलियत के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि डिटेक्टिव इनुगामी को पहले से ही कामानी की असलियत के बारे में पता था और ये बात उन्हें तभी पता लग गई थी जब यटारो ने उन्हें ये बताया था कि कामानी के शरीर से एक अजीब तरह की बदबू आती है। आगे फिर वो कामानी को निराश देख करके उसे अपने बारे में एक राज बताते हैं और वो राज ये होता है कि वो भी इंसान नहीं बल्कि किमोनो है। किमोनो असल में वो लोग होते हैं जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स जेमन होते हैं। और अपने इस राज को बताने के बाद में वो कामानी को लाइफ स्टोन से ही जुड़ी हुई एक ज़रूरी बात बताते हैं और वह ज़रूरी बात ये होती है कि ये लाइफ स्टोन किसी भी हाफ डेमन को इंसानी फॉर्म में रहने में मदद करता है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो
ये लाइफ स्टोन काबानी के शरीर में मौजूद हाफ डेमन पावर को कंट्रोल करता है और जब तक ये लाइफ स्टोन काबानी के गले में है तब तक वो इंसानों की तरह ही शांति से जिंदगी जिएगा। और जब कोई भी इस लाइफ स्टोन को काबानी के गले से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा तो काबानी दोबारा से अपने डेमोनिक फॉर्म में आने लगेगा और डेमोनिक फॉर्म में आके वो यहाँ वहाँ अंधाधुंध तबाही मचाने लगेगा। और ये सारी बातें बताने के बाद में वो उसे ये भी बताते हैं कि उसने उन जानवरों को नहीं मारा है, उन जानवरों को मारने वाला कोई दूसरा आदमी है, क्योंकि डिटेक्टिव इनुगामी को उस इंसान से जुड़े हुए कुछ सुराग मिले हैं। और इस बात को सुन करके कामानी को ये याद आता है कि यटारो उससे डर कर जंगल की तरफ ही भागते हुए गया था और अगर जानवरों को मारने वाला कोई दूसरा आदमी है तो वो पक्का यटारो को भी जान से मार देगा। जिसके बाद वो दोनों तेजी से यटारो को बचाने के लिए जंगल में जाने लगते हैं और जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स यटारो के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इस चीज़ को देख के वो दोनों बिना जरा सा भी समय गवाए उन मॉन्स्टर्स से लड़के उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और मॉन्स्टर्स को मार के वो लोग यटारो को बचा लेते हैं। लेकिन इसी समय के दौरान उनकी मुलाकात उस बड़े मॉन्स्टर से हो जाती है जिसने उनके गांव के सभी जानवरों को मारा था। और उस मॉन्स्टर को अपने सामने देख करके कामाने और डिटेक्टिव इनुगामी दोनों एक साथ मिलकर के उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में वो लोग वापस से घर आने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में डिटेक्टिव इनुगामी अपनी गन को निकाल करके कामाने के सर पे रख देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डिटेक्टिव इनुगामी यहाँ पर केस सॉल्व करने नहीं बल्कि कामेने को मारने आए थे। इसके पीछे का कारण ये होता है कि कामेने असल में मिस यात्सुमी की बड़ी बहन का बेटा है, जिसे मिस यात्सुमी की बड़ी बहन ने मरते समय मिस यात्सुमी को देखभाल करने के लिए दे दिया था। और कामाने असल में हाफ ह्यूमन और हाफ डेमन है और ये बात मिस यात्सुमी को पहले से ही पता है। हालांकि ये सारी बातें जानते हुए भी वो कामाने को नहीं मारना चाहती थी। लेकिन जब उनके शहर में अचानक से बहुत सारे जानवर मरने लगे तो इस चीज़ को देख करके मिस यात्सुमी घबरा गईं। जिसके बाद उन्हें ये लगने लगा कि उन सभी जानवरों की मौत के पीछे कामिनी का ही हाथ है और इससे पहले कि वो उन लोग को भी मार दे बेहतर यही होगा कि वो किसी को हायर करके कामानी को ही मरवा दें। जिसके बाद मिस यात्सुमी ने डिटेक्टिव इनुगामी को कामिनी को मारने के लिए हायर किया। और ये सारी बातें बताने के बाद में डिटेक्टिव इनुगामी कामानी को गोली मार देते हैं और कामानी को मारने के बाद में वो मिस यात्सुमी के पास जाता है और मिस यात्सुमी के पास पहुंच के वो उन्हें ये बताता है कि काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वो डिटेक्टिव वापस से टोक्यो शहर जा रहा है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि उसके बगल में कामाने बैठा है जो कि असल में जिंदा है और खुद को जिंदा देख करके कामाने भी काफ़ी हैरान होता है। और कामाने की इस हैरानी को देखने के बाद में वो डिटेक्टिव उसे ये बताता है कि डेमन्स आसानी से नहीं मरते हैं और उनकी इंजरीज नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफ़ी जल्दी हील हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रख करके डिटेक्टिव इनुगामी ने कामाने को गोली मारी थी ताकि वो कामाने को अपनी टीम में शामिल करके उसे एक नई जिंदगी दे सकें। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वो दोनों डिटेक्टिव इनुगामी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में डिटेक्टिव इनुगामी कामेने को उसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। वो उसे ये बताते हैं कि कामेने असल में एक हाफ ह्यूमन और हाफ डेमन है और ऐसे लोगों को हानियों के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों के पास एक स्पेशल तरह की पावर होती है जिसकी मदद से इस दुनिया को एक बहुत ही बेहतरीन जगह बनाया जा सकता है अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो। और इन सारी बातों को बताने के बाद में डिटेक्टिव इनुगामी सीधा मुद्दे पे आते हैं। जिसके बाद वो कामाने से ये पूछते हैं कि क्या वो उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि इससे पहले कि कामाने उन्हें कोई जवाब दे पाता वहाँ पे दो और लोग आ जाते हैं और ये दोनों भी कामानी की तरह ही हाफ ह्यूमन और हाफ डेमन होते हैं। और इन दोनों के नाम हैं अकीरा और शिकी जो कि डिटेक्टिव इनुगामी के साथ में ही रहते हैं। और वो दोनों डिटेक्टिव इनुगामी के दिए हुए इस ऑफर की बात को सुन करके काफ़ी चिढ़े हुए होते हैं। हालांकि कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से वो लोग कामानी को ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन उन लोग के चेहरे देख करके साफ साफ ये पता चल रहा होता है कि वो दोनों डिटेक्टिव इनुगामी के इस फैसले से काफ़ी नाखुश हैं। जिसके बाद उन दोनों में से वो लड़का जिसका नाम शिकी होता है वो शुरुआत में कामानी के साथ में काफ़ी बुरा बर्ताव करता है। लेकिन बस कुछ ही दिन साथ रहने के बाद में उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव इनुगामी को कुछ लोगों को रेस्क्यू करने का केस मिला है। जिसके बाद वो सभी लोग बिना समय गंवाए
उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाने लगते हैं। आगे फिर जब वो लोग उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उन लोगों के ऊपर 1000 मॉन्स्टर बग्स ने हमला कर दिया है। मॉन्स्टर बग्स असल में ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें इंसानों को खाना पसंद होता है, और जो भी इंसान उनके कब्जे में आ जाता है उसके शरीर की एक हड्डी भी बड़ी ही मुश्किल से बचती है। और इस सिचुएशन को देख करके डिटेक्टिव इनुगामी काफ़ी घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से उन सभी लोगों को बचाने का कोई तरीका सोचने लगते हैं। लेकिन जब वो तरीका सोच रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ कबाने की होती है, जो कि उनसे ये कह रहा होता है कि उन सभी लोगों को वो बचाएगा। और ऐसा बोल के कबाने उन सभी लोगों को बचाने के लिए मॉन्स्टर बक्स वाले कमरे में चला जाता है। और इसी के साथ में हमारे सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।